भाई 1 साल होने वाला है। यस, इजराइल की फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारी जारियत को बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 1 साल होने वाला है और 41,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। लेकिन इजराइल ना सिर्फ गज़ा में कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है बल्कि अब बैरूत को भी गज़ा बनाने पर तुला हुआ है। मतलब कि ज़रा आज़ादियाँ देखें जो इजराइल को हैं। यमन, शाम और ईरान भी इसके निशाने पर हैं और इजरायली तैयारों की रात गए बैरूत के वक्त में इमारत पर बमबारी से 2 अफराद जाँ बहक, 11 ज़ख्मी हो गए। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह की इजरायली फ़ौज से शदीद झड़पें जारी हैं। इजरायली फ़ौज ने डिवीज़न कमांडर और दीगर 2 अफसरान समेत 8 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी है। और आपको ये भी बताएं कि दमिश्क में इजरायली फ़ौज के फ़िज़ाई हमले में 3 शामी शहरी जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। आप ये सोचिए कि छोटा सा मुल्क है लेकिन ताकत इतनी बड़ी है, उसके पीछे भी इतनी बड़ी ताकत है कि उसने कितने फ्रंट्स एक वक्त में खोले हुए हैं, कितने फ्रंट्स पे एक वक्त में वो लड़ाई लड़ रहा है। मतलब कि बिल्कुल ही कि जैसे इनको ना क्लीन स्लेट दी हो कि जाओ जो करना है करो। इस्राएली जहरीत के नतीजे में चंद दिनों में लबनान में सैकड़ों हलाकतें, हज़ारों लोग अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। कई ममालिक इसराइल को जंगबंदी का कह चुके हैं लेकिन इसराइल किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो धमकियां दे रहा है और कि वो जिस हद तक जाना चाहेगा जाएगा। बड़ा अलमिया ये है कि अमरीका समेत बास ममालिक इसराइल को अपने दिफा का हक रखने का कहकर उनकी तमाम इंसानियत दुश्मन और बर्बरियत भरी और जालिमाना इक़दामात की हिमायत कर रहे हैं। ईरान की जानिब से मंगल को मिसाइल फायर किए जाने के बाद इसराइल और फ्रांस की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास हुआ। इजलास मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर बात भी की। सेक्रेटरी जनरल का तो दाखिला अक़वाम मुत्तहिदा के इजराइल का, उन्होंने कहा आप हमारे मुल्क में ही नहीं आ सकते। हो जाए मतलब कि ढिठाई की आप जरा चेक करें। इन अ सेंस, और बिल्कुल मेरे वर्ड्स को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना लें, मैं एडमायर भी करती हूँ ये बात कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो इन योर ओन सेल्फ अपने मुल्क में कि आपको किसी की ज़रूरत ना हो और आप कुछ भी कर सकते हैं। पता है क्या, मतलब हाँ, और उनके लोगों के लिए तो कहते होंगे ना कि कर लो जो करना है। लेबनान ज़ाहिर करीब भी है, लेबनान का लोगों का आना जाना भी है। आप जो बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं उनके क्लास फेलोज होते हैं कितने लेबनीज जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं। अब कितने लोगों ने मुझसे रब्ता किया है कि हमारे क्लास फेलोज हैं, वो अपने लेबनान गए और फिर वो फंस गए हैं यूके, मतलब उनकी फैमिलीज़ निकलना चाहती हैं, आप क्या पाकिस्तान में हमारी मदद कर सकते हैं, क्या आप लोग हमें अकोमोडेट कर सकते हैं। मतलब लेकिन आप जरा उस पूरे उस रीजन को देखें कि किधर भाग के जाएंगे। मतलब आप यमन जाएंगे, आप सीरिया उतर आएंगे, मतलब आप किधर जाएंगे, क्या करेंगे। वो पूरा खित्ता जो है ना, इट्स इन डायर स्ट्रेट्स राइट नाउ। सीधे सहाफ़ी हामिद मीर साहब हमारे साथ हैं। मीर साहब, अब बात सिर्फ फ़लस्तीन की नहीं रही, लबनान पर बाकायदा जंग जो है वो मुसल्लत की जा चुकी है। ईरान, शाम, यमन में हमले किए जा रहे हैं। इजराइल आखिर वी डू नो, बट फिर भी आप बताएं कि क्या चाहता है इजराइल, और ये एजेंडा सिर्फ फ़लस्तीन पर कब्जे तक का महदूद तो ऑब्वियसली नहीं है। अब नहीं लगता। देखें, जो गज़ा पर जो इजराइल की जारहियत थी, उस जारहियत को रोकने में यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल कम्युनिटी बुरी तरह नाकाम रही। उसकी वजह से जो इजराइल के हौसले हैं वो बढ़ गए और उसने लेबनान पर भी हमला कर दिया, शाम पर भी हमला कर दिया। यमन पर हमला जो है वो तो रिएक्शन में किया जाता है क्योंकि यमन की तरफ से इजराइल के जो कुछ बहरी जहाज़ है वो कभी टारगेट किया जाता है, कभी वो उन पर मिसाइल चला देते हैं जो कभी टारगेट पे गिरता है कभी नहीं गिरता। तो सबको पता है कि सिवाय ईरान के और तो किसी मुल्क के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इजराइल का अग्रेसिवली मुकाबला कर सके। सीरिया के पास फ़ौज है, एयरफोर्स भी है लेकिन बहुत छोटी सी है। लेबनान के पास फ़ौज है, एयरफोर्स है, बहुत छोटी सी है। और यमन का भी यही मामला है। तो इसमें जो इस वक्त असल बात है वो ये है कि अब ये समझ आ गई है कि ये जो ईरान ने हमला किया इजराइल पर और अब उस हमले के बाद अमेरिका जो है वो इजराइल की खुलकर मदद कर रहा है और इजराइल की तरफ से जो जवाब दिया गया कि जी हम इसका बदला लेंगे, तो उसमें अमेरिका भी शामिल है। तो अब अगर अमेरिका इस लड़ाई में डायरेक्टली कूद जाएगा तो फिर अमेरिका को पता होना चाहिए कि फिर ईरान के पीछे रशिया भी खड़ा है और चाइना भी खड़ा है। तो मुझे लगता ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता हम एक तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया तीसरी आलमी जंग यानी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर, लफ्ज़ तो बहुत बड़ा है
टर्मिनोलॉजी बहुत बड़ी है, लेकिन ये मैंने तो इस्तेमाल नहीं की ना। ये तो जो अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन चल रही है उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अभी से नहीं, वो कई हफ्तों से ये कह रहे हैं कि जो बाइडन है उसकी पॉलिसियों की वजह से मशरक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ रही है, और जो बाइडन की पॉलिसियां जो हैं वो दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जा रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रंप कह रहे हैं। और ट्रंप ने जब ये बयान दिया, उन्होंने ये एक ट्वीट किया, तो उसके बाद हसन नसरुल्लाह साहब की शहादत हुई, उसके बाद ईरान ने इसराइल पे मिसाइल अटैक किया, और उसके बाद फिर लिबनान और इसराइल की लड़ाई भी शुरू हुई है। अच्छा, जाहिर है बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। अब दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर की बाकायदा पहले तो बात होती थी सरसरी सी, अब बड़ी भरपूर बात हो रही है। अब जैसे ये हकीकत सबके सामने है कि सब मुसलमान इसराइल के जुल्म का खात्मा चाहते हैं, वहीं ये भी हकीकत है कि मुसलमान ममालिक ख़ुद भी माजी के कुछ मसाइल के कैदी हैं और नज़रियाती बुनियादों पर एक दूसरे के मुखालिफ हैं। इसराइल अगर ईरान पर हमला कर दे तो क्या उम्मीद रखें? सब इख्तलाफात भुलाकर क्या तमाम मुस्लिम उम्मा इफ देयर इज मतलब उम्मा बन जाएंगे, अभी तो नहीं है कोई रद्द अमल दे सकते हैं इसराइल को? हाँ, मुसलमानों की अक्सरियत इसराइल के ख़िलाफ़ है। जो मुस्लिम कंट्रीज़ के अवाम की अक्सरियत है वो यकीनन इसराइल के ख़िलाफ़ है, ज़ायनिज़म के ख़िलाफ़ है, सहूनियत के ख़िलाफ़ है। तमाम यहूदी जो हैं वो इस ज़ायनिस्ट स्टेट के साथ नहीं हैं। यहूदियों की एक बहुत बड़ी तादाद भी मुसलमानों की तरह इसराइल की जो ज़ायनिस्ट पॉलिसीज़ हैं, नस्ल परस्ताना पॉलिसीज़ हैं, वो उसके नाक़िद हैं, वो उसकी तनकीद करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ मुस्लिम ममालिक की जो रूलिंग एलीट है या हुक्मरान तबका है वो इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं है, वो इसराइल के साथ था, है, और उनका मुफाद जो है वो उनको ये कहता है कि तुमने आइंदा भी इसराइल के साथ रहना है। अब उनमें इखलाकी ज़रूरत का फुकदान है, वो खुलकर इसराइल की हमायत नहीं करते क्योंकि उनके स्टेक्स बहुत हाई हैं, तो वो खामोश रह के इनडायरेक्टली वो इसराइल को सपोर्ट करते हैं। और इन ताकतवर लोगों की वजह से जो फ़लस्तीनी हैं वो भी आपस में लड़ते हैं। आप देखें ना, एक बड़ी बदकिस्मती है कि एक फ़लस्तीनी रियासत है, छोटी सी और कमज़ोर सी रियासत है, तो उसका जो एक हिस्सा है जो वेस्ट बैंक है, जो दरियाए उर्दन का जो मगरबी किनारे का इलाका है, वहाँ पे PLO की हुकूमत है, और उसका जो दूसरा हिस्सा है जहाँ पे गज़ा है वहाँ पे हमास की हुकूमत है। और आजकल तो खैर ये एक दूसरे से नहीं लड़ते, लेकिन माजी में ये आपस में लड़ते रहे हैं। इसराइल की मुखालफत करते हैं, उस पर तनकीद करते हैं, उसकी पॉलिसियों की मजम्मत करते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हमें थोड़ी अपने आप में इतनी जुर्रत पैदा करनी चाहिए कि हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ की वो रूलिंग एलीट जो कि पाकिस्तान में भी मौजूद है, जो कि इसराइल से दोस्ती करने की ख्वाहिशमंद है, वो खुलकर सामने नहीं आते। वो चाहते हैं आप और मैं उनके एजेंडे की तकमील करें। अपने भी इशूज जो हैं वो चलते रहे इन द पास्ट। अच्छा, ये बताएं मीर साहब कि इजराइल की नस्ल कुशी के बराबर वाली जारियत को तो ऑब्वियसली शुरू है, अब 1 साल होने वाला है। शायद इजराइल के अपने अंदाज़ों से ज़्यादा ये जंग जो है ये मुश्किल साबित हो रही है। तो इस मौके पर क्या ये समझना गलत होगा कि हालिया कॉन्फ्लिक्ट का इख्तिताम जो भी हो, वट एवर कम्स आउट ऑफ इट, मसला फ़लस्तीन का कोई मुस्तकिल हल जो है वो निकल सकता है? मुझे फ़िलहाल मसला फ़लस्तीन का कोई हल निकलता हुआ नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि जिस तरह कश्मीर के मसले पे यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस जो हैं उन पर अमल दरामद नहीं हुआ, इसी तरह फ़लस्तीन के मसले पे भी जो UN सिक्योरिटी काउंसिल की जितनी भी रेजोल्यूशंस हैं उन सब रेजोल्यूशंस को इसराइल ने वायलेट किया है। और देखें, इस वक्त जो इसराइल ने अपना जो कैपिटल बनाया हुआ है वो यरूशलेम को बनाया हुआ है, यानी बैतुल मक़दस को बनाया हुआ है, और ये UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस जो हैं उसकी ये खुली वायलेशन है। और आपको यकीनन शायद पता ही होगा कि जो यरूशलेम है यानी कि बैतुल मक़दस, ये ना इंटरनेशनल लॉ के तहत ना ये इजराइल के पास होना चाहिए, ना ये फ़लस्तीनियों के पास होना चाहिए, ना ही किसी थर्ड कंट्री के पास होना चाहिए। इसकी ओनरशिप सिर्फ यूनाइटेड नेशंस के पास है, और यूनाइटेड नेशंस जो है इस इंटरनेशनल सिटी को गवर्न करने का जिम्मेदार है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस का उस पर
कंट्रोल ही नहीं है। उस पर कंट्रोल किसका है? इजराइल का। इजराइल ने उस पर कब्जा कर लिया था 1967 में। तो मुझे नहीं लगता कि सॉल्यूशन फौरी तौर पे निकलता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि अगर नेतन्याहू को रोका ना गया, अगर उसको रोका ना गया तो हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ेंगे। और अगर खुदा ना ख्वास्ता मस्जिद अक्सा को कोई नुकसान पहुंचाया गया तो इसका रद्दमल पूरी दुनिया में होगा। और रद्दमल सिर्फ इजराइल के खिलाफ नहीं होगा, बल्कि जो इजराइल की सरपरस्ती करने वाले ममालिक हैं इनके खिलाफ भी बहुत शदीद रद्दमल होगा। मीर साहब, सवाल तो ये भी उठता है ना कि यूनाइटेड नेशंस का क्या अब एग्जिस्टेंस क्या रह गई है, मतलब अच्छा, क्या कहाँ कर सकते हैं? अगर कोई थोड़ा बहुत शुक्रिया आपका हामिद मीर साहब, इस सारे तनाज़े में अगर कोई थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस या अहमियत यूनाइटेड नेशंस की बची भी थी ना फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पहली बार नहीं हम कह रहे हैं, सॉरी मुझे नहीं पता कि क्या बची थी, क्योंकि पहले भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स में अहमियत थी भी, तो वो अब वो जो एक पूरा इदारा बनाया था और दुनिया ने मिलकर बनाया था ताकि बैलेंस रहे, वो बैलेंस आउट हो गया। आइंदा कभी कोई वर्ल्ड वॉर ना हो, वो बैलेंस आउट हो गया क्योंकि उसकी अहमियत क्या रह गई है ये तो आप सबके सामने ही है।